नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनियर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इंसान की एक ऐसी पुरानी और कभी खत्म न होने वाली दीवानगी पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से पूरी दुनिया को बांध कर रखा है, यानी सोने की दीवानगी, गोल्ड। ये सिर्फ एक पीली धातु नहीं है, बल्कि इसने इतिहास की दिशा बदल दी है और आज भी ये हमारी अर्थव्यवस्था और तकनीक के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सोने के इस जादुई इतिहास को समझेंगे, फिर जानेंगे कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। इसके बाद सीधे खदान से लेकर ज्वेलरी बनने तक के सफर को देखेंगे, फिर उस इकोनॉमिक पैराडॉक्स यानी आर्थिक विरोधाभास पर बात करेंगे जो आज हमारे सामने है, और लास्ट में संस्कृति से लेकर आधुनिक तकनीक तक इसकी पहुंच को डिकोड किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द मैजिकल हिस्ट्री। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पीली धातु के आकर्षण ने कैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को खड़ा किया, लंबी समुद्री यात्राओं की वजह बना और बिल्कुल शुरुआत से ही मानव इतिहास को कैसे बदल कर रख दिया। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल दिमाग में आता है, आखिर इंसान सोने के पीछे इतना पागल क्यों है? जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई बैंक नहीं थे, कोई डिजिटल दुनिया नहीं थी, शेयर बाजार का तो नामो निशान नहीं था, तब भी सोने को सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। इसी एक धातु ने अनगिनत युद्ध करवाए और कई महान सभ्यताओं को बनाया और मिटाया। मतलब ये दीवानगी आज की नहीं है, बल्कि इंसानी सभ्यता की बिल्कुल शुरुआत से जुड़ी हुई है। और इस जुनून को इतिहास के उस मशहूर राजा मिडास की कहानी से बेहतर शायद ही कोई समझा सके। हम सब ने सुना है कि उन्हें वरदान मिला था कि वो जिस भी चीज को छुएंगे वो सोना बन जाएगी। शुरुआत में तो लगा कि भाई दुनिया की सारी दौलत मिल गई है, लेकिन जब उनका खाना और पानी भी सोना बनने लगा, तब जाकर यह एहसास हुआ कि सोना ही सब कुछ नहीं होता। ये कहानी बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि सोने का आकर्षण कितना गहरा है, लेकिन सच कहें तो इसकी अपनी व्यावहारिक सीमाएं भी हैं। अब अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये टाइमलाइन काफी हैरान करने वाली है। लगभग 6000 साल पहले मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में फराओ खुद को और अपने ताबूतों को सोने से सजाते थे। फिर करीब 5000 साल पहले हमारी अपनी हड़प्पा सभ्यता में सोने के मनके और आभूषण बनाए गए। इसके बाद लगभग 600 ईसा पूर्व में लीडिया साम्राज्य में दुनिया का पहला सोने का सिक्का चला। और भारत की बात करें तो इंडो ग्रीक, कुषाण और खास तौर पर 300 ईस्वी के आसपास गुप्त साम्राज्य में संस्कृत की लिखावट वाले इतने डिटेल्ड और शुद्ध सोने के सिक्के ढाले गए जो आज भी इतिहासकारों के लिए बहुत खास हैं। भाग 2, इंडिया द गोल्डन बर्ड। चलिए अब उन स्ट्रक्चरल कारणों को गहराई से समझते हैं जिनकी वजह से प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप को ये इतना मशहूर नाम मिला था। दरअसल प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया कोई यूं ही हवा में नहीं कहता था। उस समय भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। यहाँ मसाले, कपड़े और हीरे जवाहरात का एक विशाल ग्लोबल ट्रेड होता था। होता क्या था कि विदेशी व्यापारी भारत आते थे और बदले में अपना सोना देकर यहाँ का बेशकीमती सामान ले जाते थे। इसी एक्सपोर्ट के कारण इस पूरे इलाके में बेतहाशा दौलत आई और फिर ये सारा सोना धीरे धीरे तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और तिरुपति बालाजी जैसे बड़े मंदिरों के विशाल खजानों में जमा होता चला गया। और हाँ, आगे चलकर इसी अकूत खजाने ने विदेशी आक्रमणकारियों को भी अपनी ओर खींचा। लेकिन एक सेकंड, ये सारा सोना सिर्फ बाहर के व्यापार से ही नहीं आया था, बल्कि ये हमारी अपनी धरती से भी निकला। कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ का नाम तो सुना ही होगा। ये कभी एशिया की सबसे गहरी सोने की खदान हुआ करती थी और अंग्रेजों के समय खुदाई का एक बहुत बड़ा सेंटर थी। आज भले ये जगह ब्लॉकबस्टर सिनेमा के लिए प्रेरणा बन गई है, लेकिन सच बात तो ये है कि फिल्मों में दिखाई गई सत्ता की लड़ाई भले ही काल्पनिक हो, पर केजीएफ का वो असली इतिहास बिल्कुल सच है, जहां ब्रिटिश खजानों को भरने के लिए हजारों मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर उन गहरी अंधेरी खदानों में काम किया करते थे। भाग 3, फ्रॉम माइन टू ज्वेलरी। चलिए अब मैजिक और हिस्ट्री से निकलकर सारा फोकस साइंस और उस भारी मेहनत पर शिफ्ट करते हैं जो इस कीमती धातु को धरती के पेट से निकालने के लिए की जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि खदान से निकलते ही सोना कोई चमचमाता हुआ गहना नहीं दिखता। ये चट्टानों और नदियों की रेत में छिपे बेहद छोटे छोटे कणों के रूप में होता है। प्रोसेस कुछ ऐसा है कि सबसे पहले गहरी चट्टानों की माइनिंग की जाती है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को मशीनों से तोड़ा और क्रश किया जाता है। इसके बाद एक जटिल केमिकल प्रोसेस से सोने को अलग करते हैं, फिर इसे रिफाइनरी में भेजकर एकदम साफ और शुद्ध किया जाता है, जिससे गोल्ड बार या बिस्किट बनते हैं।
और बिल्कुल अंत में जाकर ज्वेलर्स इसे एक सुंदर डिजाइन देते हैं जो फिर बाजारों तक पहुंचता है। ये पूरा प्रोसेस अपने आप में काफी मेहनत भरा है। भाग 4, द इकोनॉमिक पैराडॉक्स। अब हम इस पूरे एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं, जहां हम नेशनल गोल्ड सप्लाई से जुड़ी एक बहुत ही कड़वी और चौंकाने वाली आधुनिक आर्थिक सच्चाई को जानेंगे। ये जो विरोधाभास है ना, ये बिल्कुल साफ है। एक तरफ हमारे पास विशाल निजी संपत्ति है, यानी भारतीय घरों और मंदिरों में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट गोल्ड स्टॉक रखा हुआ है, और आरबीआई के पास भी 800 टन से ज्यादा का रिजर्व मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी घरेलू उत्पादन की बात करें, तो आज सक्रिय खदानों से माइनिंग आउटपुट हमारी जरूरतों के मुकाबले ना के बराबर है। ये एक बहुत बहुत बड़ा असंतुलन है, और इस भारी असंतुलन का नतीजा एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े के रूप में सामने आता है। 700 से 900 टन। जी हाँ, घरेलू उत्पादन कम होने और हमारी मांग बेतहाशा ज्यादा होने के कारण हर साल इतना विशाल वॉल्यूम सिर्फ सोने के रूप में आयात करना पड़ता है। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है, और अर्थव्यवस्था पर इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत गहरा होता है। इस भारी भरकम आयात का सीधा असर हमारे ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे पर पड़ता है। लॉजिक बहुत सीधा है। जब इतनी भारी मात्रा में सोना बाहर से मंगाया जाता है, तो बदले में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारे देश की अर्थव्यवस्था से बाहर चली जाती है। इसीलिए अतीत में प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की थी कि कुछ समय के लिए सोने की खरीद को टाल दिया जाए। ये अपील कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से इस विशाल आयात के कारण बाहर जा रही विदेशी मुद्रा को रोकने और ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के एक मजबूत आर्थिक तर्क पर आधारित थी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के इतने भारी दबाव के बावजूद हमारी सांस्कृतिक परंपराएं इस मांग को कम होने ही नहीं देती। मिसाल के तौर पे केरला के त्रिशूर को तो बाकायदा भारत की स्वर्ण राजधानी ही कहा जाता है। आज भी दक्षिण भारतीय शादियों में भारी मात्रा में सोना पहनना सामाजिक प्रतिष्ठा और समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और सिर्फ शादियां क्यों, धनतेरस और अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों से हमारे इतने गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं, जहां सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। तो एक तरफ अर्थशास्त्र है और दूसरी तरफ हमारी गहरी भावनाएं। भाग 5, कल्चर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चलिए अब अर्थशास्त्र से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आधुनिक रोजमर्रा के जीवन में सोने की छिपी हुई भूमिका क्या है। ये बात शायद हैरान कर दे कि सोना सिर्फ बैंकों के तिजोरियों या गले के हार में नहीं है, बल्कि ये उस स्मार्टफोन में भी मौजूद है जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं। एक आम स्मार्टफोन के सर्किट बोर्ड में चांदी और तांबे के साथ साथ लगभग 0.03 ग्राम से लेके 0.05 ग्राम तक असली सोना होता है। ये मात्रा देखने में भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन जरा दुनिया में मौजूद अरबों फोन्स के बारे में सोचिए। इन सब को मिला दें तो इलेक्ट्रॉनिक कचरे यानी ई वेस्ट से सोने की रिकवरी करना आज की तारीख में एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि सोने के अनोखे भौतिक गुण ही इसे इतना खास बनाते हैं। ये बिजली का बेहतरीन सुचालक है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कभी जंग नहीं लगता। इसीलिए इसका इस्तेमाल हाईटेक मेडिकल और डेंटल उपकरणों में बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि नासा अपने अंतरिक्ष मिशनों में भी उपकरणों को खतरनाक रेडिएशन से बचाने के लिए सोने की पतली परतों का उपयोग करता है। और जब युद्ध या महामारी जैसे कोई बड़े ग्लोबल क्राइसिस आते हैं, तो यही सोना पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह बन जाता है। लोग शेयर बाजार और बाकी चीजें छोड़कर सुरक्षित निवेश के लिए तुरंत सोने की तरफ भागते हैं। तो प्राचीन राजाओं के खजानों से शुरू हुआ ये सफर आज डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ के दौर तक पहुंच गया है। रूप जरूर बदल गया है, निवेश के तरीके भी हाईटेक हो गए हैं, लेकिन इस धातु की जो चमक है ना, वो आज भी बिल्कुल वैसी ही है। तो अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है, क्या डिजिटल इन्वेस्टमेंट के इस आधुनिक युग में भी ये पीली चमक भविष्य में इंसानियत को यूं ही लुभाती रहेगी? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनेर यहीं समाप्त होता है। इस स्ट्रक्चर्ड सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।